नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 4 में भाग 7 तक देखा था। भाग 7 में मैंने आपको एनिलिडा के बारे में बताया था। अब हम भाग 8 के अंतर्गत उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है संघ आर्थ्रोपोडा। मैंने आपको 11 संघ बताया था, जिसमें एनिलिडा के बाद जो संघ आता है वह है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बता दूँ कि आर्थ्रोपोडा में दुनिया में या पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त कीटों को रखा गया है। ध्यान देंगे, दुनिया में जितने भी कीट पाए जाते हैं उन्हें हम संघ आर्थ्रोपोडा में रखते हैं। चूँकि इनकी संख्या, कीटों की संख्या पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा है, इसी वजह से कीटों की संख्या भी ज़्यादा है और साथ ही साथ इनकी जातियाँ भी ज़्यादा हैं। कीटों की जातियाँ बहुत लंबी हैं, बहुत जातियाँ इनमें पाई जाती हैं। इसी वजह से संघ आर्थ्रोपोडा 11 संघ में सबसे बड़ा संघ कहलाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि प्राणी जगत का, एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा जो संघ है वो कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। क्यों है? क्योंकि संघ आर्थ्रोपोडा में अनेक प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के कीटों को रखा गया है। यानी इनमें जीवों की जातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। 11 फाइलम में सबसे ज़्यादा। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों की जातियों की संख्या कितनी है? लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन मैंने आपको बताया था, मिलियन। और इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें 70% क्या हैं? जंतु हैं और 22% पौधे हैं और रिमेनिंग 8% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था। और इसमें मैंने बताया था कि 70% जंतु में से 70% क्या हैं? कीड़े मकोड़े, कीट। और आप अगर देखें कि 1.7 1.8 मिलियन स्पीसीज़ में, जातियों में, यह जातियों की संख्या है, जीवों की जातियों की संख्या। विश्व में समस्त जीवों की जातियों की संख्या लगभग इतनी है। इनमें से 70% जीवों की जातियां जंतु की हैं, 22% पौधे हैं, 8% सूक्ष्म जीव। इस 70% जंतु का 70% भाग क्या है? कीट है। मान लीजिए हम इसको 1000 मान ले, वैल्यू 1000। तो 1000 का 70% कितना? 700। मतलब 1000 में 700 जंतु हैं, 22% यानी 220 क्या है? पौधे हैं। सूक्ष्म जीवों की संख्या कितनी आ जाएगी? 80। 1000 में 700 जंतु, 220 पौधे, 80 सूक्ष्म जीव। कह रहा है कि इस 70% जंतु का, यानी 700 का 70% क्या है? कीट है। तो जरा निकालिए, 7 सते 49, 490। 700 जंतु में 490 क्या हैं? कीट हैं। तो मुख्य जंतुओं की संख्या कितनी बची? 700 में से 490 घटा दीजिए, कितना? 210। 210 अन्य जंतु हैं, 490 कीट हैं। यानी अब अगर आप देखें तो जंतु, कीट, पौधे, सूक्ष्मजीवों में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? कीड़ों की, 490 हैं। जंतु 210, पौधे 220 और सूक्ष्मजीव 80। यानी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जातियों की संख्या किस प्राणियों की है? कीट की है। ठीक है। इसी वजह से संघ आर्थ्रोपोडा, चूँकि संघ आर्थ्रोपोडा में ही कीड़े मकोड़ों को रखा गया है, यानी जिसे हम कीट कहते हैं, कीटों को रखा गया संघ आर्थ्रोपोडा में, इसीलिए यह एनिमल किंगडम का, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कहलाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ा संघ कौन होता है? प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? तो संघ आर्थ्रोपोडा। इसके बाद वाला जो आएगा, संघ आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का। तो मोलस्का भी दूसरा सबसे बड़ा संघ है प्राणी जगत का। तो बहुत सारे कीट ऐसे हैं जो अर्थ पर पाए जाते हैं, जो मनुष्य के लिए लाभकारी भी होता है, अन्य जंतुओं के लिए भी लाभकारी होते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे कीट होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण, मनुष्य के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट हैं वो कौन से हैं? एपिस, इसका पूरा नाम होता है एपिस इंडिका, यानी मधुमक्खी को कहते हैं। एपिस इंडिका इसका बॉटनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम है। मधुमक्खी का जूलॉजिकल नेम एपिस इंडिका। तो मधुमक्खी का आर्थिक लाभ क्या है? इससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। शहद भी मिलता है, मोम भी मिलता है और इसका टॉक्सिन भी यूज़ आता है। बॉम्बिक्स मोराई रेशम कीट को कहते हैं, जिससे हम रेशम उत्पन्न करते हैं। रेशम कीट को जूलॉजिकल नेम में क्या कहते हैं? बॉम्बिक्स।
पूरा नाम होता है बॉम्बिक्स मोराई। तीसरा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जो कीट है वो है लाख का कीट। इससे हमें लाख प्राप्त होता है। लाख चूड़ी बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाने में इसका यूज होता है, लाख का। तो लाख कीट को कहते हैं लैसिफर। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीटों का। कुछ ऐसे भी कीट हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एनाफिलीज कौन सा रोग उत्पन्न करता है, मादा एनाफिलीज कौन सा रोग उत्पन्न करता है, मलेरिया। क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स कौन सा रोग उत्पन्न करती है, फाइलेरिया। एडीज डेंगू रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया जो बार बार नीट में पूछा जाता है। जीवित जीवाश्म का उदाहरण बताइए, जो है किंग क्रैब या इसे कहते हैं लिमुलस। लिमुलस, किंग क्रैब, इसे सामान्य भाषा में किंग क्रैब कहते हैं और इसका नेम होता है, साइंटिफिक नेम लिमुलस। इसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है। क्यों जीवित जीवाश्म कहते हैं? जीवित जीवाश्म का मतलब होता है ऐसे प्राणी जो अभी भी पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं और साथ ही साथ उनके जीवाश्म भी मिल रहे हैं, मतलब ये बहुत पुराने प्राणी हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, जीवित जीवाश्म। जिसका एक एग्जाम्पल लेमुलस, जिसे सामान्य भाषा में किंग क्रैब कहते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं राजकरकट। आपके बुक में सारे फिगर्स दिए गए होंगे। चूँकि कीटों का फिगर बनाना बहुत इम्पॉसिबल तो सभी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जटिल था, इसलिए हम नहीं बनाए। कीट का फिगर आप देख सकते हैं, जो भी महत्वपूर्ण कीट हैं वो आपकी बुक में दिए गए होंगे, उन्हें देख लीजिएगा। संघ अर्थपूर्ण संघ के महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो इस संघ के जितने भी प्राणी होते हैं वो वायु में भी पाए जाते हैं, जल में भी पाए जाते हैं, थल में भी पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो परजीवी रूप में भी पाए जाते हैं। इनमें अंगतंत्र स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। ये सब हमने फ्लो चार्ट में बताया था। द्विपार्श्विक, त्रिकोणिक, विखंडित तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। ये भी विखंडित होते हैं, जैसे अभी आपने इससे पहले पढ़ा था भाग 7 में संघ एनालिडा प्राणी के बारे में। तो संघ एनालिडा प्राणी का जो मुख्य बात है वो तो है ही कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है। वहीं पर बार बार पूछा जाता है कि कौन से संघ के प्राणी क्रमिक विखंडित होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, तो वो है संघ एनालिडा के प्राणी। यहाँ पर ये चीज़ नहीं पूछा जाता, कम पूछा जाता है। आर्थ्रोपोडा में विखंडित कम पूछा जाता है। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला पार्ट है वो ये है कि इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इससे पहले भी देख लेते हैं। इनका शरीर सिर, वक्ष और उदर 3 भाग में विभाजित होता है। जैसे हम लोग का भी शरीर 3 भाग में विभाजित होता है। सिर हो गया, उसके बाद का वक्ष और उसके बाद उदर भाग होता है। तो इनमें भी शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है। इनके शरीर पर मोटी काइटिन से बनी एक क्यूटिकल नामक सबसे बाहरी कंकाल जो बनाता है वो काइटिन से बनी होती है। ये पूछा जाता है बार बार। आपने एक चीज़ पढ़ा होगा काइटिन के बारे में, कवक की कोशिका भित्ति। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अब यहाँ पर क्वेश्चन साथ में पूछा जाता है। अभी नीट में आया था, नीट 2020 में, कि कवक की कोशिका भित्ति व कीटों का बाह्य कंकाल किससे बना होता है? कीटों का बाह्य कंकाल किससे मिलकर बना होता है? तो काइटिन से मिलकर बना होता है। बार बार पूछा जाता है। नीट 2020 इसी साल पूछा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दोनों को साथ में याद करेंगे। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, कीटों का बाह्य कंकाल भी काइटिन का बना होता है। इनका जो शरीर है वो खंडों में होता है और साथ ही साथ इसमें जॉइंटेड अपेंडिसेस, यानी इनके जो पैर वगैरह होते हैं, हाथ वगैरह होते हैं, वो सब जॉइंटेड होते हैं। आप अगर किसी कीड़े को ध्यान से देखें, मकड़ी को ही देख लीजिए, तो उनमें ऐसे एक पैर होता है और यहाँ पे जॉइंट होता है, फिर ऐसे होता है, इसमें एक पैर यहाँ पर, फिर जॉइंट, फिर यहाँ पर। तो इस तरह से जॉइंटेड अपेंडिसेस होते हैं। हर एक अंग जुड़ा होता है दूसरे अंग से, इसीलिए इसे हम आर्थ्रोपोडा भी कहते हैं, क्योंकि इसका ग्रीक मीन्स होता है, आर्थ्रोस मतलब होता है जॉइंट और पोडास मतलब होता है फुट यानी पैर। ऐसे जीव जिनके जो पैर हैं, हाथ हैं, वो क्या हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हों, मतलब कई भागों में जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे प्राणी को हम क्या कहते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ में रखते हैं। जॉइंटेड अपेंडिसेस ये भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मैंने बताया ना कि यहाँ पर ये बात कम पूछी जाती है कि विखंडित शरीर। संघ आर्थ्रोपोडा में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये कि किस संघ के प्राणियों में जो पैर होते हैं वो संघित उपांगों में होते हैं, जोड़े में लगे रहते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, तो वो हैं संघ आर्थ्रोपोडा के जंतु। उसके बाद इनमें जो देहगुहा होती है
वो एक रुधिर गुहा होती है, मैंने आपको बताया था। मच्छर में आप देख सकते हैं पीछे की साइड में, मकड़ी के में देख सकते हैं पीछे के साइड में, या अन्य किसी भी कीटों में देख सकते हैं तो पीछे के साइड में जो देह गुहा होती है वो एक रुधिर गुहा का काम करती है, जिसमें रुधिर भरा होता है। और मैंने अभी इससे पहले भी बताया था कि इनमें कोई भी रुधिर वाहिनी नहीं पाई जाती, उसी गुहा के माध्यम से रक्त सभी कोशिकाओं को पोषण प्रदान करता रहता है, अर्थात इनमें खुला रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कीड़ों में कोई रुधिर वाहिनियों का एक जाल तंत्र नहीं होता। रुधिर वाहिनियाँ पाई तो जाती हैं लेकिन पूरा एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं होते। ये कह सकते हैं कि अपूर्ण होता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र अपूर्ण होता है, जिसे हम खुला रुधिर परिवहन तंत्र कहते हैं। अब इनमें श्वसन किसके किसके माध्यम से होता है? तो श्वसन इनमें सतह, शरीर की सतह द्वारा भी होता है। कुछ प्राणियों में गिल्स पाए जाते हैं, क्लोम, और कुछ में श्वास नली यानी ट्रैकिया पाई जाती है। कुछ प्राणियों में पुष्ट फुफ्फुस यानी बुक लंग्स भी पाया जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर फिर ये आता है, मैलपिघियन नलिका। ये आपको हर संघ के प्राणी में याद रखना है कि किस संघ के प्राणी में उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है। जैसे अभी आपने इससे पहले पढ़ा था संघ एनिलिडा के बारे में, तो संघ एनिलिडा में आपने पढ़ा कि उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? नेफ्रीडिया के द्वारा। उसी तरीके से फिर यहाँ पर पूछा जा सकता है कि संघ आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में उत्सर्जन व प्रासरण नियमन किसके माध्यम से होता है? तो उत्सर्जन और प्रासरण नियमन किसके माध्यम से होता है? मैलपिघियन नलिकाओं द्वारा, मैलपिघियन ट्यूब्यूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर भी वैसे ही क्वेश्चन आता है, मैच द कॉलम बनाकर। बहुत फ्रिक्वेंटली ये पूछा जाता है। हर संघ के जो उत्सर्जन नलिकाएँ होती हैं या उत्सर्जन अंग होते हैं उनको एक तरफ रख दिया जाता है और दूसरी तरफ संघ का नाम दे दिया जाता है और कहते हैं कि मैच करिए कि कौन से संघ में कौन सा उत्सर्जन अंग पाया जाता है। तो ये सब एकदम रटा होना चाहिए जुबान पे, इन सब में कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। ये सब बार बार पूछे जाते हैं, रट डालना है आपको, ठीक है। ये नीट में कई बार पूछे गए, रिपीटेड हैं, आप देख सकते हैं। तो इनमें ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इनमें या तो उत्सर्जन मैलपिघियन नलिकाओं द्वारा होता है या फिर हरित ग्रंथियों, जिन्हें हम ग्रीन ग्लैंड्स कहते हैं, के माध्यम से भी होता है। इनमें कुछ संवेदी अंग पाए जाते हैं। संवेदी अंग मतलब सेंसरी ऑर्गन्स, जो किसी भी चीज़ को सेंस करते हैं। जैसे हमारी सेंसरी ऑर्गन्स क्या है? आँख है जिसे हम देख सकते हैं, कान है जिसे हम सुन सकते हैं, त्वचा है जिससे हम किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, नाक है जिससे हम किसी चीज़ को स्मेल कर सकते हैं, मुंह है जिससे हम किसी भी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? संवेदी अंग होते हैं। तो इनमें भी संवेदी अंग पाए जाते हैं जिनमें श्रृंगिकाएँ हैं, नेत्र हैं या स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं। इन जंतुओं की बात करें तो ये जंतु एक लिंगी होते हैं, सभी की सभी, नर और मादा पृथक होते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा में जितने भी कीट मकोड़े पाए जाते हैं उनमें नर और मादा पृथक होते हैं और इनमें अंडे उत्पन्न होते हैं। आर्थ्रोपोडा के जितने भी जीव हैं वो क्या होते हैं? अंडे देते हैं, और जो अंडे देते हैं उन प्राणियों को हम क्या कहते हैं? अंड प्रजक, यानी इंग्लिश में ओविपैरस। ये सब टर्म आपको याद होना चाहिए। अंड प्रजक यानी अंडे देने वाले प्राणी, लिख सकते हैं। अंड प्रजक यानी अंडे देने वाले प्राणी, ठीक है। तो ये सभी आर्थ्रोपोडा के संघ के प्राणी क्या होते हैं? अंड प्रजक। जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हें हम कहते हैं जीव प्रजक भी कहते हैं, या इसे और किसी नाम से जानते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। इसे इंग्लिश में कहते हैं विविपैरस। विविपैरस ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हें हम विविपैरस कहते हैं। वे जो अंडे देते हैं उन्हें हम ओविपैरस कहते हैं। तो मनुष्य किस में आएंगे? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मनुष्य अंड प्रजक हैं या जीव प्रजक हैं? सजीव प्रजक कहलाते हैं। सजीव प्रजक, यानी मनुष्य क्या है? ओविपैरस है या विविपैरस? आपको बताना है, मैंने बता दिया है कि क्या होता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इनमें जो परिवर्धन होता है डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, यानी इनके जीवन में लार्वा अवस्था आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो नोट कर लेंगे। बस ये था संघ आर्थ्रोपोडा के महत्वपूर्ण बातें जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको आपको एकदम जुबान पर रटना होगा इस तरह से कि जैसे भी आपसे कोई पूछे तुरंत आपको याद होना चाहिए। ये सब बातें छोड़ने वाली नहीं है। जैसे सभी संघों में 11 संघ आपने पढ़ा है, कौन कौन से? पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो 11 संघ में सबसे बड़ा संघ कौन सा है? वो है आर्थ्रोपोडा। दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? मोलस्का। फिर आप देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बार बार नीट में पूछा जाता है वो ये
कि इनमें काइटिन से बनी वाह्य कंकाल पाई जाती है। ठीक है, नीट में पूछा जाता है। फिर नीट में ही पूछा जाता है कि संघित उपांग किस अंग के प्राणियों में पाए जाते हैं? जॉइंटेड अपेंडेजेस, संघार्थ्रोपोडा के जीवों में। दूसरा, खुला रुधिर परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? संघार्थ्रोपोडा के जीवों में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इनमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो इनमें उत्सर्जन मैल्पिघ्य नलिकाओं द्वारा भी हो सकता है या हरित ग्रंथियों के द्वारा होता है। बस ये सब एकदम रटे हुए टॉपिक हैं जो रट डालना है आपको, जिससे आपको नीट में समय ना लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। नीट एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें बहुत कम समय दिया जाता है जानबूझ के, जिससे देखा जाए कि आप कितना हद तक किस चीज़ को याद कर रखे हैं। ठीक है, तो इतनी टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भाग 9 में मैं इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। तब तक जुड़े रहें बायोलॉजी निधि चैनल के साथ। धन्यवाद।